अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ पैकेजिंग। आज के लेक्चर में हम डिटेल में पैकेजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें तकरीबन 4 से 5 तरह के सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, कितनी तरह के पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। आज के लेक्चर में हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे उन तमाम की PDF फॉर्म जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपके साथ लिंक शेयर करूँगी। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको तमाम नोट्स जो हैं वो PDF फॉर्म में हासिल हो जाएंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि पैकेजिंग क्या होती है। पैकेजिंग एक ऐसा आर्ट है जिसके ज़रिए से हम अपनी प्रोडक्ट यानी कि अपनी दवाई की शक्ल को या डोजेज फॉर्म को तैयार करते हैं। किस लिए तैयार करते हैं? ताकि हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकें। क्योंकि जब भी आप पैकेजिंग करते हैं तो पैकेजिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि आपने अपनी प्रोडक्ट को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में से मुख्तलिफ तरह के जो आपकी फार्मेसीज़ हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और साथ साथ जो पेशेंट हैं, इनको आपने अपनी मेडिसिन ट्रांसपोर्ट करनी होती है। तो रास्ते में अगर आपकी दवाई ख़राब हो जाएगी, आपकी पैकेजिंग ख़राब हो जाएगी, टूट जाएगी, तो आपकी अंदर की सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाएंगी। इसके साथ साथ पैकेजिंग का बेसिक पर्पस होता है कि आपकी दवाई को स्टोर करना, उसको महफूज करना, उसका डिस्प्ले बनाना, क्योंकि अगर पैकेजिंग नहीं होगी तो सारी की सारी जो मेडिसिन है या डोजेज फॉर्म है वो दिखने में ऑलमोस्ट सेम लगेंगी। हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किस बीमारी के इलाज के लिए यूज़ की जाएगी। तो पैकेजिंग हमें एक डिस्प्ले देती है जिसके ऊपर हम अपनी डायरेक्शंस लिख सकते हैं, दवाई का केमिकल नेम लिख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिख सकते हैं, बैच नंबर लिख सकते हैं, एक्सपायरी डेट लिख सकते हैं और साथ साथ हम लिख सकते हैं कि इस दवाई को किस मकसद के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हम पैकेजिंग करते हैं तो पैकेजिंग के टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक चीज़ आपको कंटेनर चाहिए होता है, सेकंड चीज़ है क्लोयर, उसके बाद है कार्टन और फोर्थ चीज़ आती है बॉक्स। अगर हम बात करें कंटेनर की तो कंटेनर वो आप कह सकते हैं एक अपरेटस होता है जिसके अंदर आपने अपनी ड्रग को रखा होता है। मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर मौजूद है जो कि इस तरह का एक आप कह सकते हैं सिरप का कंटेनर है, बल्कि एक सस्पेंशन है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है फॉर ओरल सस्पेंशन, और ये पाउडर फॉर्म में जो है वो अवेलेबल होता है। इसके अंदर आपको पाउडर जो है वो नज़र भी आ रहा होगा। इसको हम खुद से तैयार करते हैं। इसके अंदर पानी डाला जाता है और यहाँ पे मेंशन है कि आपने इस पॉइंट तक जो है इसको पानी से फिल करना है, और जब ये यहाँ तक फिल हो जाएगा उसके बाद आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये बेसिकली इसका कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर मेडिसिन को रखा जाता है, और ये जो एरिया आपके पास ऊपर मौजूद है वाइट कलर का, ये आपका क्लोयर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्लोयर जो है वो टाइटली सील हुआ हुआ है, क्योंकि अभी तक ये जो कंटेनर है वो ओपन नहीं हुआ हुआ। कंटेनर के ऊपर इसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई होती है कि कितनी देर में ये आपकी ड्रग जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। जो भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो बंद कंटेनर की लिखी होती है, यानी कि अगर मैंने कंटेनर बंद रखा हुआ है तो मैं इस एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग जो है अपनी दवाई को इस्तेमाल कर सकती हूँ। बट एक बार अगर आपने कंटेनर को खोल लिया, आपने क्लोयर को खोल लिया और आपकी जो मेडिसिन है वो हवा के साथ कॉन्टैक्ट में आ गई, उसके बाद आप अपनी मेडिसिन को विद इन 3 मंथ्स या विद इन अ मंथ आप इसको ख़त्म करेंगे, और उसके बाद आप इसको जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे, दोबारा से यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि जो एक्सपायरी डेट होती है वो बंद कंटेनर के लिए होती है। जब खोल लेते हैं तो उसके बाद आपने 1 महीने के अंदर अंदर उसको जो है वो डिस्कार्ड कर देना होता है। कंटेनर वो चीज़ होती है जिसके अंदर हमने अपने प्रोडक्ट को रखा होता है। देन आता है क्लोयर। क्लोयर जो है वो हमारे कंटेनर को सील करता है ताकि कोई भी वाटर या जो वोलाटाइल सब्सटेंस है प्रोडक्ट के अंदर, सम टाइम हम अपनी प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसे केमिकल्स ऐड करते हैं जो कि वोलाटाइल होते हैं, जो कि हवा की मौजूदगी से बुखारात में कन्वर्ट हो सकते हैं। इस तरह के चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हमें अपने कंटेनर को टाइटली सील करना पड़ता है अपने क्लोयर के साथ। अगर आपका ढक्कन खुला रह जाएगा तो उसमें से वोलाटाइल सब्सटेंस या वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, और आपकी प्रोडक्ट या आपकी जो दवाई है उसकी कंपोजिशन जो है वो ख़राब हो सकती है। कंटेनर और क्लोयर के बाद जो थर्ड चीज़ आती है उसको हम कहते हैं कार्टन या आउटर बॉक्स। ये वो बॉक्स होता है, जैसे कि ये जो बॉक्स है जो कि आपको एक गत्ते की फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसके अंदर हम अपना जो भी कंटेनर है उसको डालते हैं। इस बॉक्स को जो आउटर साइड पे मौजूद है इसको हम कार्टन या आउटर कहते हैं। जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं मेडिसिन से रिलेटेड वो सारी की सारी इसके ऊपर मेंशन की हुई होती हैं, और ये क्या करता है, ये हमारे प्रोडक्ट को सेकेंडरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही ट्रांसपोर्ट करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि गिर जाए या ये टूट जाए। जब हम इसको इस तरह के गत्ते के डब्बे के अंदर डाल देते हैं तो हमें थोड़ी सी इजाफी प्रोटेक्शन मिल जाती है। कार्टन या आउटर बॉक्स जो हैं ये बेसिकली हमारे प्रोडक्ट को सेकेंडरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द एनवायरनमेंट एंड द मैकेनिकल हैजर्ड्स। मैकेनिकल हैजर्ड से मुराद है कि जब आप इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं तो उस दौरान किसी किस्म का अगर कोई ख़तरा होता है तो उस ख़तरे से ये आपका जो आउटर बॉक्स है ये आपको प्रिवेंट कर लेता है। दे हैव रिटन इन्फॉर्मेशन, जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो सारी की सारी इस कंटेनर
के ऊपर जो है वो इस बॉक्स के ऊपर मेंशन होती है। जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो इस बॉक्स के इस कंटेनर के ऊपर भी मेंशन होती है, बट ये थोड़ी सी कम इन्फॉर्मेशन होती है। ज़्यादा डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, वो सारी की सारी आप इसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं। सम टाइम हम इसको डिस्कार्ड भी कर देते हैं, फेंक भी देते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर भी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी ऐड की जाती है, ताकि पेशेंट को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े। उसके बाद हमारे पास आता है जी बॉक्स। क्या होता है बॉक्स? उस चीज़ को कहा जाता है कि जब भी आप बहुत सारी दवाइयों को एक साथ पैक करते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक कंटेनर हो गया, क्लोयर हो गया, ये इसका आउटर हो गया। जब आप 8-10 इस तरह की बॉटल्स को एक साथ पैक करते हैं, तो आप इसके लिए एक बॉक्स बनाते हैं। उस बॉक्स के अंदर आप इन तमाम बॉटल्स को तरतीब से अरेंज कर देते हैं। वो बॉक्स भी कागज़ का या गत्ते का बना हुआ होता है। उसका मकसद भी क्या होता है? उसका मकसद भी इजाफ़ी प्रोटेक्शन देना होता है। सो ये वाला बॉक्स और इसके अलावा जो बॉक्स यूज़ होता है, जिसमें हम बल्क में अपनी प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, वो क्या करता है? वो भी उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर पैक्ड इन अ बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं उनको पैक किया जाता है। इट आल्सो गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सटर्नल हैजर्ड। तो ये वाला बॉक्स भी, जिसको आप आउटर या कार्टन कहते हैं, और इसके अलावा जो सबसे बाहर वाला बॉक्स होता है, इन दोनों का मकसद क्या होता है? प्रोडक्ट को हिफाजत प्रोवाइड करना। देन आता है कि आपके पास जब भी आप कोई पैकेजिंग मटीरियल बना लेते हैं या पैकेजिंग मटीरियल आप यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो आपने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। एक अच्छे पैकेजिंग मटीरियल की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं कि वो कैसा होना चाहिए। ये भी आपके पास एक अलग से सवाल आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पैकेजिंग मटीरियल। जब भी आप कोई भी पैकेजिंग मटीरियल्स सेलेक्ट करेंगे, तो आपने हमेशा इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जो आपका पैकेजिंग मटीरियल है वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। यानी कि इस तरह का कंटेनर और क्लोयर आपने इस्तेमाल करना है जो कि इनर्ट हो, जो कि किसी भी प्रोडक्ट के साथ केमिकल रिएक्शन करने की सलाहियत ना रखता हो, यानी कि नॉन टॉक्सिक हो। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा अपना कंटेनर सेलेक्ट कर लें जो कि अपने इंग्रेडिएंट्स को आपकी प्रोडक्ट के अंदर शामिल करता रहे, या वो प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को अपने अंदर यूटिलाइज़ करता रहे, तो उससे आपकी प्रोडक्ट जो है वो ख़राब हो सकती है। नॉन रिएक्टिव टू द प्रोडक्ट, ये किसी भी किस्म का कोई भी केमिकल या फिजिकल रिएक्शन जो है वो ना कर सकता हो आपके प्रोडक्ट के साथ। नो टेस्ट एंड द कलर चेंज, इस प्रोडक्ट के जो भी प्रोडक्ट आपने इसके अंदर स्टोर की है, आपका कंटेनर या क्लोयर ना तो उसके टेस्ट में किसी किस्म की कोई तब्दीली ला सकता हो, ना ही उसके कलर में किसी किस्म की तब्दीली ला सकता हो। गिव स्टेबिलिटी टू द प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट को ये स्टेबल बनाता हो, उसको जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता हो। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सटर्नल हैजर्ड, जो भी बाहर की चीज़ें हैं उससे आपकी प्रोडक्ट को प्रिवेंट करता हो। इसकी जो कॉस्ट है वो मुनासिब होनी चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव कंटेनर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी और पेशेंट उसको परचेज़ नहीं कर पाएगा। गुड फॉर फास्ट पैकेजिंग, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर आप जल्दी जल्दी भी इसको पैकेज कर रहे हैं या इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ये अनब्रेकेबल होना चाहिए, यानी कि बहुत कम चांसेस हों कि अगर हाथ से ये गिर जाए तो फौरी तौर पर ये टूट जाए। यानी कि इतनी तो इसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर इतना गिर जाए तो ये किसी हद तक आपकी प्रोडक्ट की हिफाजत कर सकता हो। गुड फॉर फास्ट ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो, रास्ते में इसके ब्रेकेज होने के चांसेस जो हैं वो कम हो। मस्ट बी FDA अप्रूव्ड, FDA होता है फूड एंड ड्रग अथॉरिटी। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है जो कि खाने पीने की चीज़ों को और मेडिसिन को जो है वो मेक श्योर करती है कि उनकी क्वालिटी जो है अच्छी है। तो ये आपका जो भी कंटेनर या क्लोयर आप यूज़ करते हैं वो इस अथॉरिटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पैकेजिंग मटीरियल की चॉइस के ऊपर इफेक्ट करते हैं। यानी कि जब भी आपने कोई भी पैकेजिंग मटीरियल सेलेक्ट करना है तो आपने किन किन चीज़ों को जहन में रखना है। सो कुछ तकरीबन 4 किस्म के फैक्टर्स हैं जो कि असरअंदाज होते हैं जब भी हम कोई भी पैकेजिंग मटीरियल सेलेक्ट करते हैं। पहली चीज़ है प्रोडक्ट। जब भी आपने कोई भी लिक्विड चीज़ जो है या लिक्विड में डोजेज फॉर्म आपने स्टोर करनी है, तो ऑब्वियसली फिर आपको किसी ना किसी कंटेनर के ऊपर जाना पड़ेगा। या तो आपको शीशे का कंटेनर यूज़ करना पड़ेगा या आपको प्लास्टिक का कंटेनर यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप किसी सॉलिड डोजेज फॉर्म को स्टोर करना चाहते हैं तो उसको आप किसी प्लास्टिक के रैपर के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, एलुमिनियम फॉइल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। तो आपका कंटेनर आपने कौन सा सिलेक्ट करना है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट को स्टोर करना चाहते हैं। पैकेजिंग मटीरियल मस्ट बी सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग एंड द एक्सीपिएंट, कि आपकी ड्रग की फ़िज़िकल फॉर्म कैसी है, यानी कि वो दिखने में ड्रग कैसी है, लिक्विड है, सॉलिड है, किस फॉर्म में है, और वो केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है कि कहीं वो प्रोडक्ट ऐसी तो नहीं है जो किसी ख़ास किस्म की धात के साथ या किसी ख़ास किस्म की प्लास्टिक के साथ रिएक्ट करती हो। अगर वो प्लास्टिक के साथ रिएक्ट करती होगी तो फिर आप उसको प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर नहीं करेंगे। इसके साथ साथ एक्सीपिएंट्स भी देखने होते हैं। एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं? एक्सीपिएंट बेसिकली वो केमिकल्स होते हैं जो कि आपने अपनी ड्रग के अंदर जो है वो ऐड किए हुए होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि अमोक्सिसिलिन, यहाँ पे मेंशन है कि ये जो आपके पास सिरप है ये अमोक्सिसिलिन का है जो कि एक एंटीबायोटिक है।
ठीक हो गया। इसके साथ-साथ यहाँ पे आपके पास बाकी चीज़ें भी मेंशन होती हैं कि इसके अंदर कौन-कौन से और इंग्रीडिएंट्स मौजूद हैं। तो इसमें अमोक्सिसिलिन 125 mg मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस कंटेनर में सिर्फ़ और सिर्फ अमोक्सिसिलिन मौजूद है, बल्कि इसके अंदर हमने और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड की हुई होती हैं, ताकि हमारी प्रोडक्ट के अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसके अंदर जो है हमने स्टेबलाइज़र्स डाले हुए होते हैं। तो मुख्तलिफ़ केमिकल्स हमने ऐड किए हुए होते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट की लाइफ़ जो है वो अच्छी रह सके। देन हमारे पास हमने ये भी देखना होता है कि जो भी हम प्रोडक्ट स्टोर कर रहे हैं वो किस पेशेंट ने इस्तेमाल करना है। अगर वो किसी बुज़ुर्ग ने इस्तेमाल करना है, किसी बच्चे ने इस्तेमाल करना है, तो कोशिश करते हैं कि इस तरह के कंटेनर्स यूज़ किए जाएँ जिनको बच्चे जिनको ब्रेक ना कर सकते हों, तोड़ ना सकते हों। अगर वो जो प्रोडक्ट है वो एडल्ट ने यूज़ करना है, तो आप किसी भी किस्म का कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एडल्ट जो हैं उनपे जो है कैपेसिटी है चीज़ों को पकड़ने की, होल्ड करने की, वो बेहतर होती है। पैकेजिंग स्टाइल अट्रैक्ट द पेशेंट। जितना अच्छा आप पैकेजिंग स्टाइल रखेंगे, जितना अच्छा आपकी बॉटल का कलर होगा, उसके ऊपर लेबलिंग होगी, डिज़ाइनिंग होगी, वो उतना ज़्यादा पेशेंट को अट्रैक्ट करता है। फिर आता है मार्केट। आपने ये भी देखना है कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं और जिस प्रोडक्ट को आपने स्टोर करना है, उस प्रोडक्ट को आपने किस जगह पे जाके सेल करना है। क्या वो प्रोडक्ट आपने डॉक्टर्स को सेल करना है, आपने डेंटिस्ट को सेल करना है, नर्सिस को देना है, या आपने डायरेक्ट पेशेंट को सेल करना है। इसके साथ-साथ आपने ये भी देखना होता है कि जो आपके कस्टमर्स हैं, वो आपके अपने मुल्क के कस्टमर्स हैं या आपने मुल्क से बाहर इसको ट्रांसपोर्ट करना है। उस हिसाब से हमें अपने पेशेंट की राय को देखना पड़ता है कि पेशेंट किस तरह का प्रोडक्ट और किस तरह का डिस्प्ले पसंद करता है। देन आता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देन आपने जब भी अपना पैकेजिंग मटीरियल चूज़ करना है, तो आपने ये भी देखना है कि क्या आपका पैकेजिंग मटीरियल ऐसा है कि आप इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्या ये एनवायरमेंटल इफेक्ट को बर्दाश्त कर सकता है, ट्रांसपोर्ट के दौरान आने वाली प्रॉब्लम्स को ये बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। सो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए आपको इसमें एडिशनल प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे कि हमने देखा था कि कंटेनर्स एंड क्लियर्स के साथ साथ हमने इसके ऊपर जो कार्टन था वो भी ऐड किया था, और एक आउटर बॉक्स भी हमने ऐड किया था। फिर हमें देखना होता है कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कैसी हैं। जब भी आपने एक अच्छा पैकेजिंग मटीरियल सेलेक्ट करना है, तो आपने अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी गौर से देखना है कि आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो पैकेजिंग मटीरियल यूज़ किया जा रहा है वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंदर आता हो। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ये होती है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक पैकेजिंग मटीरियल सेलेक्ट कर रहे हैं और उसको अच्छे तरीके से अपनी मेडिसिन को पैक करके आप पेशेंट को जो है वो सर्व कर रहे हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है कि फंक्शंस क्या होते हैं पैकेजिंग मटीरियल के। पैकेजिंग मटीरियल क्या-क्या काम करता है प्रोडक्ट के साथ। तो पैकेजिंग मटीरियल का पहला काम ये होता है कि उसने आपकी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना होता है किससे, एनवायरनमेंट से। ताकि एनवायरनमेंट से किसी किस्म के कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी किस्म का डस्ट पार्टिकल्स या मॉइस्चर या रेडिएशन जो है वो आपकी प्रोडक्ट के अंदर एंटर ना हो। दूसरी चीज़ हो सकती है स्टोरेज करना। आपका कंटेनर या क्लोयर उस साइज़ का होना चाहिए जितनी आपने प्रोडक्ट उसके अंदर स्टोर करनी है। अगर आपने कम प्रोडक्ट स्टोर करनी है तो आपका जो कंटेनर है वो छोटा होना चाहिए। अगर आपने ज़्यादा प्रोडक्ट स्टोर करनी है तो आपका कंटेनर जो है वो बड़ा होना चाहिए। लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट फंक्शन। आपका पैकेजिंग मटीरियल आपकी ड्रग को उसके अंदर पैक करने में और उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। देन आता है आइडेंटिफिकेशन। जो पैकेजिंग है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए और उसके ऊपर प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन जो है वो प्रॉपर्ली मेंशन होनी चाहिए, ताकि जब भी आपने पेशेंट को पैकेजिंग मटेरियल देना है या अपनी दवाई उठा के देनी है तो आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। आपने जब भी ड्रग का नाम लिखना है तो आपने बहुत बोल्ड वर्ड में ड्रग का नाम जो है वो शो करना होता है, ताकि देखने में जो है वो दूर से ही नज़र आ जाए कि ड्रग आपकी कहाँ पर रखी है और आपको ढूंढने में मसला ना हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैकेजिंग मटीरियल के। पैकेजिंग मटीरियल जो है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। तो आपके तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं वो तकरीबन हो चुके हैं, जिसमें से अगला क्वेश्चन आपके पास आता है कि एक अच्छे पैकेजिंग मटीरियल की क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। एक अच्छा पैकेजिंग मटीरियल वो होता है जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ रखता हो, यानी कि जो कि मजबूती रखता हो। वो हर तरह के एनवायरमेंटल इफेक्ट को, हैंडलिंग को, फिलिंग को, जब आपने उसको ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो उस तमाम प्रेशर को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता हो। इसके साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होनी चाहिए कि पैकेजिंग मटीरियल शुड नॉट अलाउ एनीथिंग टू पास थ्रू इट। आपका पैकेजिंग मटीरियल इतना मजबूत होना चाहिए, इतना जो है वो इम्परमिएबल होना चाहिए कि उसके अंदर से कोई भी चीज़ आपकी प्रोडक्ट के अंदर एंटर ना हो। ना तो जरासीम एंटर हो, ना ही कोई गैस एंटर हो, ना ही कोई लिक्विड एंटर हो, और ना ही किसी किस्म की कोई नमी जो है वो आपकी ड्रग के अंदर एंटर हो। कंटेनर मस्ट बी हीट स्टेबल। अगर आपको कंटेनर को गर्मी में रखना पड़ जाए, जून जुलाई के मौसम में अगर आपको उसको सहन में रखना पड़ जाए, तो आपका कंटेनर जो है वो उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता हो, हीट को बर्दाश्त कर सकता हो। कंटेनर आपकी प्रोडक्ट के साथ केमिकल
केमिकल रिएक्शन ना शुरू कर दे। सरफेस ऑफ द कंटेनर मस्ट हैव अ क्लियर लेबलिंग। आपका कंटेनर इतना बड़ा ज़रूर होना चाहिए कि जो उसकी सरफेस है उसके ऊपर जो आपने लेबल करना है वो आसानी से पढ़ा जा सके। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग उर्दू में भी आप मेंशन करते हैं, साथ साथ आप उसको इंग्लिश में भी मेंशन करते हैं, और इतने बड़े वर्ड्स में आप उसको ज़रूर मेंशन करते हैं कि वो पढ़ने में क्या हो, आसान हो। ये सारी की सारी किस में आती हैं, ये सारी की सारी उसकी ज़ाहिरी प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। पैकेजिंग मस्ट बी ऑफ सूटेबल साइज़। पैकेजिंग ना तो बहुत छोटा सा आपने कंटेनर यूज़ करना है और ना ही इतना बड़ा कंटेनर यूज़ कर लेना है कि वो आपके हाथ में ही ना आए। पैकेजिंग मटेरियल मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। आप अगर गौर करें, ये जो आपने कंटेनर यूज़ किया है इसका कलर जो है ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में आता है। इस कलर को हम एम्बर्ड कलर भी कहते हैं। एम्बर्ड कलर्ड बॉटल जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं जब भी आपने किसी किस्म का कोई सिरप, इमल्शन या सस्पेंशन स्टोर करनी हो। इस एम्बर्ड कलर्ड बॉटल का क्या फ़ायदा है, अगरचे हम चाहें तो एक ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रांसपेरेंट बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं, वो दिखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। बट ये जो एम्बर्ड कलर है बॉटल का, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को ड्रग के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर जाने नहीं देता। रेडिएशंस जब भी इसे टकराती हैं तो वो वापस मुड़ जाती हैं। एज अ रिज़ल्ट आपका जो अंदर का प्रोडक्ट है वो महफूज रहता है। यही वजह है कि जो ज़्यादातर आपके सिरप्स हैं, इमल्शंस हैं, सस्पेंशंस हैं, वो उनकी जो बॉटल्स है वो इस कलर की बनाई जाती है। ये इसकी ज़ाहिरी सूरत को भी ज़ाहिरी खूबसूरती को भी इन्हांस करता है और साथ साथ इसको रेडिएशन से भी प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। कंटेनर मस्ट नॉट एब्जॉर्ब एनी सब्सटेंस फ्रॉम द प्रोडक्ट। ना तो कंटेनर अपने केमिकल को प्रोडक्ट में शामिल करे और ना ही प्रोडक्ट के केमिकल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं फिजिकल तौर पर आपके कंटेनर में होनी चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि कंटेनर और क्लोयर एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करते हों। कि आपने अगर शीशे की बॉटल में कंटेनर बनाया है और आपने मेटल का या प्लास्टिक का उसका ढक्कन बनाया है, तो उन दोनों के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने की सलाहियत मौजूद ना हो। इसके साथ साथ जो आपका कंटेनर है वो भी आपके प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट ना करे और ना ही आपका क्लोयर जो है वो आपके प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करे, तब जाके आपकी प्रोडक्ट जो है वो लंबे टाइम तक स्टोर हो सकती है। और लास्ट में हमारे पास आता है कि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। पैकेजिंग मटेरियल शुड नॉट सपोर्ट द अटैक ऑफ बैक्टीरिया। बायोलॉजिकल का मतलब होता है जानदार। जो भी आपका पैकेजिंग मटेरियल है वो जरासीमों को बर्दाश्त कर सकता हो, जरासीमों को अंदर जाने की इजाज़त ना दे और ना ही इसके अंदर किसी किस्म की कोई काई लगे या इसके अंदर फफूंदी लगे या इसके अंदर फंगस लगे, ये आपकी प्रोडक्ट को महफूज करने की सलाहियत रखता हो। तो तकरीबन चार तरह की प्रॉपर्टीज़ अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो कंटेनर एंड क्लोयर था वो भी 4 टाइप्स का था। उसमें 4 चीज़ें आती हैं। रिक्वायरमेंट्स में आप 8 से 10 पॉइंट लिखेंगे। फिर आपके पास क्वेश्चन आता है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पैकेजिंग मटेरियल पे इफेक्ट करते हैं। ये भी 4 फैक्टर्स थे, जिसमें प्रोडक्ट, मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आती है। फिर आता है जी फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल क्या होते हैं। इसमें भी हमने 4 फंक्शंस देखे थे कि पैकेजिंग मटेरियल प्रोटेक्शन देता है, स्टोरेज देता है, ट्रांसपोर्ट फंक्शन देता है, इसके साथ साथ आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। फिर हमने देखा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैकेजिंग मटेरियल क्या होती हैं, कि हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और इसके अलावा इसके अंदर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है मटेरियल यूज्ड इन द पैकेजिंग। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो कि पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सब्जेक्टिव के हवाले से भी और एज़ वेल एज़ ये आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग मटेरियल जो है वो हम तकरीबन 5 तरह के पैकेजिंग मटेरियल जो है वो आपकी बुक के अंदर डिस्कस किए गए हैं। आपने उन पैकेजिंग मटेरियल को डिफ़ाइन करना है और इसके अलावा आपने उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है। अगर आप हर पैकेजिंग मटेरियल के 3 फ़ायदे और 3 नुकसान भी बता देते हैं तो भी आपका सवाल जो है वो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। जितने भी पैकेजिंग मटेरियल हैं उनके जितने एडवांटेजेस हम लिख सकते थे उसको मैंने लिखा है और आपके साथ अब उसको शेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मटेरियल्स हम पैकेजिंग के लिए यूज़ करते हैं वो 5 तरह के होते हैं। एक आता है पेपर, जो कि सेलुलोज़ का बना हुआ होता है। सेलुलोज़ जो है ये कार्बोहाइड्रेट है या शुगर है, जो कि पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल में आता है। आप बायोकेमिस्ट्री में ये टॉपिक पढ़ कर आए हैं। इसके अलावा रबड़ के भी मटेरियल्स होते हैं, पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं, शीशे के बने हुए भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं और धाती मटेरियल भी मौजूद होते हैं। अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है जी पेपर, जो है उसको भी हम पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पेपर या कागज़ जो है वो किस चीज़ से बनाया जाता है? दरख्तों की जो छाल होती है, जो पौधे का स्टेम होता है, बार्क होती है, उससे जिसको हम छाल भी कहते हैं उर्दू में, उससे आप कागज़ या अपना पेपर बनाते हैं। बेसिकली जो पौधे की छाल होती है उसके अंदर शुगर्स बड़ी मिकदार में मौजूद होते हैं।
क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो पौधे की आउटर मोस्ट वॉल होती है वो सेल वॉल कहलाती है, और जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज बेसिकली एक शुगर है, पॉलीसेकेराइड है, जिसके अंदर मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पौधे से इस छाल को उतारा जाता है और उसको जो है फिर पेपर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। सो पेपर इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि पेपर किस चीज़ का बना हुआ होता है? सेलुलोज का बना हुआ होता है। सेलुलोज कहाँ पाई जाती है? पौधे की सेल वॉल के अंदर पाई जाती है, खास तौर पर उसका जो तना होता है उसके अंदर पाई जाती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैकेजिंग मटेरियल। अगर आपको पेपर की पैकेजिंग दिखाई जाए तो ये आपके पास पेपर पैकेजिंग आती है, जिसको हम आउटर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो पैकेजिंग है ये हम किसी भी ड्रग को स्टोर करने के लिए या प्रोडक्ट को, कंटेनर को स्टोर करने के लिए सेकेंडरी प्रोटेक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सो पेपर जो है ये भी पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि इसकी कॉस्ट कम होती है, सस्ता होता है, इसका डिस्प्ले एरिया ज़्यादा होता है, इस पर हम ज़्यादा सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आसानी से लिख सकते हैं। कार्टन या बॉक्सेस जो हैं वो ज़्यादातर पेपर के बनाए जाते हैं। ये सेकेंडरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इनका डिस्प्ले जो है वो बेटर होता है। ये ट्रेडिशनल पैकेजिंग मटेरियल है, यानी कि पुराने वक्तों में जब बहुत सारे पैकेजिंग मटेरियल नहीं थे तो सबसे ज़्यादा जो पैकेजिंग के तौर पर यूज़ किया जाता था वो पेपर का इस्तेमाल किया जाता था। अब क्योंकि बहुत सारे नए नए और जो है बेहतर पैकेजिंग मटेरियल हमारे पास आ गए हैं, लिहाजा इसका इस्तेमाल कम हो गया है, बट इसको भी अभी तक सेकेंडरी प्रोटेक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दे प्रोवाइड फिजिकल प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट। ये आपके प्रोडक्ट को ज़ाहरी तौर पर प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नुकसान ये है कि इसको अगर आपने पेपर को हासिल करना है तो आपके पौधों को काटना पड़ता है, जिसकी वजह से जंगलात जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। लिहाजा ये डिफॉरेस्टेशन को प्रमोट करता है, जंगलात को काटना पड़ता है। दे प्रोवाइड लेस बैरियर टू द ऑक्सीजन एंड लाइट। ये जो आपके पास कंटेनर होता है ये लाइट और जो ऑक्सीजन है उसको नहीं रोक सकता। प्रोडक्ट के अंदर लाइट भी गुजर सकती है और इसके अंदर से ऑक्सीजन भी प्रोडक्ट के अंदर से एंटर हो सकती है। दे इंक्रीज द चांस ऑफ माइक्रोबियल अटैक। ये जरासीम को भी नहीं रोक सकते, जरासीम भी आपके प्रोडक्ट के अंदर एंटर हो सकते हैं। अगर मैं किसी भी टैबलेट को या किसी भी पाउडर को डायरेक्ट इसके अंदर डाल दूंगी तो, और मैं इसको यहाँ से बंद कर दूं, तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो कंटेनर है, ये मेरी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर से लाइट भी गुजर सकती है, इसके अंदर से रेडिएशंस भी गुजर सकती हैं और जरासीम भी इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। इसके साथ साथ नमी भी जो है हमारी प्रोडक्ट को ख़राब कर सकती है। सो दे आर नॉट सूटेबल टू स्टोर द लिक्विड्स एंड ग्रीसी सब्सटेंस। ना तो आप इसके अंदर किसी लिक्विड को स्टोर कर सकते हैं डायरेक्ट, और ना ही किसी चिपकने वाले मटेरियल को इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रबड़ के कंटेनर्स कौन कौन से होते हैं। रबड़ जो है वो ज़्यादातर कंटेनर के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, वो क्लोयर के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको ये वाला कंटेनर दिखाऊं तो इस कंटेनर के ऊपर ये जो आपको क्लोयर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली रबड़ का बना हुआ क्लोयर है। ठीक हो गया। सो ये जो आपके पास क्लोयर है ये रबड़ के मटेरियल का बना हुआ है। ये एक नेचुरल रबड़ का बना हुआ आपके पास क्लोयर है, जो कि आपकी प्रोडक्ट को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो रबड़ इज़ यूज टू सील द कंटेनर। तो जो रबड़ है इसको हम कंटेनर को बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है क्लोयर को बनाने के लिए। रबड़ जो है वो नेचुरल भी होती है और हम इसको लेबॉर्ट्री के अंदर भी तैयार कर सकते हैं। रबर कंटेनर का फ़ायदा ये होता है कि इन कंटेनर्स के अंदर इलास्टिसिटी अच्छी होती है, यानी कि इनको आप खींच सकते हैं। इसके साथ साथ इनमें चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत जो है वो कम होती है। ये आपके केमिकल्स के साथ या आपके प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट नहीं करते। दे आर नॉन ब्रेकेबल। रबड़ को अगर आपके हाथ से गिर भी जाए तो ये जो ढक्कन है ये टूटते नहीं हैं, बल्कि नॉन ब्रेकेबल होते हैं। जैसे कि ये आपके पास एक है, इसको आप जितना मर्जी ज़ोर से टैप कर लें, ये आपके पास आसानी से खुल भी जाता है और इसको हम इस तरह से आसानी से फोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर नॉन ब्रेकेबल प्रॉपर्टी होती है। दे हैव गुड रिसीलिंग फ्रेगमेंटेशन आप एंड कोरिंग प्रॉपर्टी। इनके अंदर चीज़ों को रीसील करने की, अगर एक दफ़ा खुल जाए तो आप उसको दोबारा से भी टाइटली जो है वो बंद कर सकते हैं। जैसे कि आपकी जो कोक की बॉटल्स होती हैं या जो आपके जूसेस की बॉटल्स होती हैं उसके ऊपर भी समटाइम्स जो है रबड़ के वो जो क्लोयर्स हैं वो लगाए जाते हैं और समटाइम्स उसके ऊपर स्टील के क्लोयर्स भी लगाए जाते हैं। मोस्टली नेचुरल रबड़ जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। सिंथेटिक रबड़ की निस्बत जो नेचुरल रबर्स होती हैं वो ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। नुकसान ये है कि इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। लाइफ टाइम जो है इस शॉर्ट, क्योंकि इसकी बायोडिग्रेडेशन हो जाती है। बहुत हीट को या बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर को रबड़ बर्दाश्त नहीं कर पाती। इवन जो आप रबड़ या रेज़र घरों में इस्तेमाल करते हैं, आप देखें कि बहुत गर्मी हो तो वो मेल्ट होने लग जाती है, और अगर बहुत सर्दी हो तो रबड़ जो है वो हार्ड हो जाती है। तो ये थोड़ा सा मसला
मसला इसके साथ आता है कि टेम्परेचर को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती। लीचिंग कैन अकर। लीचिंग एक ऐसा अमल होता है जिसमें आपकी जो कंटेनर है या जो आपका मटेरियल है, उसके इंग्रेडिएंट्स निकल कर आपकी प्रोडक्ट के अंदर अगर शामिल हो रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट को ख़राब कर रहे हैं, तो इस अमल को हम लीचिंग कहते हैं। सो जब भी हम रबड़ के कंटेनर्स इस्तेमाल करते हैं या क्लोयर इस्तेमाल करते हैं, इनका नुकसान ये होता है कि रबड़ जिस मटेरियल की बनी हुई होती है, इसके अंदर से केमिकल्स निकलते हैं और जो प्रोडक्ट आपकी इसके अंदर मौजूद होगी, जैसे कि इसके अंदर जो है विटामिन्स के कैप्सूल्स मौजूद हैं, तो वो विटामिन्स के कैप्सूल्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। बट जब आप नेचुरल रबड़ यूज़ करते हैं, तो ये रिएक्शन करने की सलाहियत है वो किसी हद तक आपके पास कम हो जाती है। रबड़ कंटेन मोर एडिटिव्स दैन द प्लास्टिक। रबड़ के अंदर जो है आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐड करनी पड़ती हैं उसको खूबसूरत दिखाने के लिए और उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसको महफूज बनाने के लिए आपको एडिटिव्स यानी कि सॉल्युबलाइजर्स, इसके साथ साथ प्रिजर्वेटिव्स, इसके साथ साथ जो आपके पास हमने बफर्स पड़े थे, वो चीज़ें आपको ज़्यादा डालनी पड़ती हैं, जबकि प्लास्टिक में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें कम डालनी पड़ती हैं, लिहाजा इसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ग्लास कंटेनर्स। ग्लास कंटेनर जो है वो मोस्टली सबसे सुपीरियर प्रोटेक्टिव क्वालिटी के होते हैं। अगर आप किसी भी लिक्विड डोजेज फॉर्म को स्टोर करना चाहते हैं या किसी भी इंट्रावीनस या पेरेंटल डोजेज फॉर्म को स्टोर करना चाहते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम उनके लिए ग्लास कंटेनर्स यूज़ करते हैं। ये जो ग्लास कंटेनर होते हैं ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं और इनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन करने की प्रॉपर्टी है वो सबसे कम होती है। ये आपकी प्रोडक्ट को बहुत लंबे टाइम तक सेव कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपके सिरप्स होते हैं, जो आपके सस्पेंशंस होती हैं, आपकी इमल्शंस होती हैं, उनको स्टोर करने के लिए भी हम ग्लास कंटेनर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। सो ग्लास कंटेनर जो हैं ये रेडली अवेलेबल होते हैं, आसानी से हर जगह से मिल जाते हैं। एक लार्ज वैरायटी ऑफ साइज़, शेप्स एंड अवेलेबल होते हैं। अब इस साइज़ में भी अवेलेबल है, इस साइज़ में भी अवेलेबल है, इसका मिडल साइज़ भी अवेलेबल होता है, शेप्स भी इसकी डिफरेंट हो सकती हैं। इम्परमीएबिलिटी, इस गिलास कंटेनर के अंदर से या इस गिलास कंटेनर के अंदर कोई भी चीज़ एंटर नहीं हो सकती। ना तो जरासीम एंटर हो सकता है, ना ही रेडिएशंस एंटर हो सकती हैं, ना ही नमी एंटर हो सकती है, ना ही इसके अंदर से डस्ट पार्टिकल्स एंटर हो सकते हैं। लिहाजा इसकी स्ट्रेंथ और रिजिडिटी जो है वो ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा मजबूती देते हैं हमारी प्रोडक्ट को। एफडीए अप्रूव्ड होते हैं। जो आपकी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है वो आपको अलाउ करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्लास कंटेनर्स का इस्तेमाल करें। नो डिटोरिएशन, अगर आप इसको शदीद सर्दी में भी रखते हैं या इसको शदीद गर्मी में भी रख दें, तो भी आपका गिलास जो है वो अपनी प्रॉपर्टी लूज़ नहीं करता, ना तो ये मेल्ट होता है और ना ही ये ब्रेक होता है जल्दी से टेम्परेचर की वजह से। एम्बर्ड कलर ग्लास गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लाइट। अगर ये वाला कलर देखा जाए तो ये आपका डार्क ब्राउन कलर है, इसको एम्बर्ड कलर कहते हैं, जबकि ये ट्रांसपेरेंट गिलास है। इस गिलास की निस्बत ये जो कलर है ये आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसके अंदर से रेडिएशंस नहीं गुजर सकती। सो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको रेडिएशंस ख़राब कर सकती हैं, उसके लिए हम ये वाला कलर यूज़ करते हैं। और अगर हमने किसी ऐसी ड्रग को स्टोर करना है जिसको रेडिएशंस इफेक्ट नहीं करती, तो आप उसके लिए ट्रांसपेरेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नुकसानात क्या होते हैं कि ये फ्रेजाइल होता है, यानी कि नाजुक होता है। अगर ये गिर जाए थोड़ा ऊँचे से तो ये टूट सकते हैं। हायर कॉस्ट होती है, इसको बनाने के लिए आपको जो कॉस्ट है वो ज़्यादा चाहिए होती है। वज़न थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी कि अगर आप प्लास्टिक का या आप गत्ते का कंटेनर उठा के देखें और आप इसको उठा के देखें तो इसका वेट जो है वो ज़्यादा होता है और इसमें हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। आपको जब एक जगह से दूसरी जगह इस कंटेनर को भेजना है तो आपको बहुत केयरफुली चीज़ों को रखना पड़ता है, तो आपकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती है। एक दूसरे के ऊपर रख रख के आप इसको नहीं भेज सकते, बहुत तरतीब से आपको कंटेनर्स को भेजना पड़ता है। देन आता है इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द किड्स। आप बच्चों के हाथ में इसको नहीं दे सकते क्योंकि बच्चों के हाथ से अगर ये गिर गया टूट जाता है। अटेंटिव हैंडलिंग इज़ नीडेड। आपको जब भी इसको खोलना है या पकड़ना है तो बहुत केयरफुली आपने इसको हैंडल करना होता है, अदरवाइज़ ये आपके हाथ से गिर के टूट सकता है। फिर हमारे पास आते हैं कि प्लास्टिक कंटेनर्स कौन कौन से होते हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ प्लास्टिक कंटेनर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ये एक प्लास्टिक कंटेनर है, इसके अंदर आपके पास टैबलेट्स भी स्टोर हो सकती हैं, इसके अंदर आपके पास जो है वो कैप्सूल्स भी स्टोर हो सकते हैं, पाउडर भी स्टोर हो सकता है। ये खुद प्लास्टिक का है, आप देख सकते हैं कि आसानी से जो है वो दब रहा है। इसके ऊपर का जो कंटेनर क्लोयर है ये रबड़ का बना हुआ है। इसके साथ साथ ये एक प्लास्टिक कंटेनर है जिसके अंदर आई ड्रॉप्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये प्लास्टिक कंटेनर है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है कि अगर आप इसको इस तरह से ओपन करेंगे तो ये आपकी प्रोडक्ट को यहाँ से बाहर निकालता है और ये वापस सक भी, आप जितनी प्रोडक्ट बाहर निकालना चाहते हैं निकाल लें, अगर आप ज़्यादा वापस भेजना चाहते हैं तो ये वापस से उसको सक भी कर लेता है। तो ये आपके पास प्लास्टिक कंटेनर आता है। इसके अलावा आपके पास एक ये भी प्लास्टिक कंटेनर आता है, इसको भी आप देखें तो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको आप आसानी से प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास नॉन ब्रेकेबल जो है वो आपके पास कंटेनर्स होते हैं। जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं, एक तो इनकी कॉस्ट कम होती है,
ठीक है जी, सस्ते पड़ते हैं, इनका वज़न जो है वो लाइट वेट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, यानी कि पायदार होते हैं, 10 दफ़ा भी गिर जाएँ तो उनको कुछ नहीं होता। प्लीजेंट टू टच, अगर आप इसको टच करें तो ये बहुत एक अच्छा सा इफ़ेक्ट जो है वो आपको सूदिंग सा इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है। ये भी और ये भी फ्लेक्सिबल होते हैं, आप जितना चाहें इनको जो है वो प्रेस कर सकते हैं। ऑर्डरलेस होते हैं, इनमें किसी किस्म की कोई खुशबू नहीं होती, अनब्रेकेबल होते हैं, टूटते नहीं हैं और अपनी जो शेप है वो सारी उम्र जो है ये अपनी शेप को बर्दाश्त मेंटेन रखते हैं। शेप इनकी चेंज नहीं होती, जितना मर्ज़ी ये गिर जाएँ या इनको कुछ भी आप चेंज कर लें। नुकसान ये है कि इनके ऊपर लेबलिंग अच्छे से नहीं हो सकती। जैसे अब आप ये देखें, इसके ऊपर आपको कोई भी लेबलिंग जो है वो नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि इसकी जगह इतनी कम है इस कंटेनर की कि इसके ऊपर आप लेबलिंग नहीं कर सकते। इसकी जितनी भी लेबलिंग है वो इसका जो कवर था, जो कि इसका गत्ते का कवर था, उसके ऊपर सारी लेबलिंग होती है। इसमें इन्होंने जस्ट क्या लिखा हुआ है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है कि ये आई रोल ऑन है। इसके अलावा इसके ऊपर भी अगर देखें तो लेबलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर भी मौजूद नहीं है, इंग्रेडिएंट्स बस मेंशन है। इसके साथ इसके ऊपर अगर आप देखें लेबलिंग मेंशन है, बट ये बहुत जो है वो क्लोज़ लिखा हुआ है, आम बंदे से पढ़ने में थोड़ा-सा मसला आता है। अगर आप इसके बरक्स ग्लास कंटेनर देखें या आप इस तरह के कंटेनर्स देखें तो इसके ऊपर प्रॉपर्ली क्लियरली जो है वो लेबलिंग मेंशन होती है। उसके बाद हमारे पास आता है कि इसके नुकसानात क्या हैं। इसमें पुअर लेबलिंग होती है, पुअर फिज़िकल स्टेबिलिटी होती है, यानी कि ये ज़्यादा लंबे अरसे तक स्टेबल नहीं रह सकते, आपकी प्रोडक्ट को ज़्यादा लंबे अरसे तक स्टोर नहीं कर सकते। स्ट्रेस क्रैकिंग होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा दबाव दिया जाए, जैसे मैं अगर इसको बहुत ज़्यादा प्रेस करूँगी तो चांसेस हैं कि इसकी कहीं से इसमें क्रॉस लग सकता है या कहीं से इसकी प्लास्टिक जो है वो टूट सकती है। कैन इंटरेक्ट विद द प्रोडक्ट, प्लास्टिक हमेशा आपके प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करती है। प्लास्टिक का कंटेनर कभी भी इंट्रावीनस या आईवी इंजेक्शन या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या किसी भी पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म के लिए यूज़ नहीं करते। जब भी आपने प्लास्टिक का कंटेनर यूज़ करना है तो मोस्टली इसको हम या तो टॉपिकल, जो कि स्किन के ऊपर लगानी है मेडिसिन, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो आपने ओरल मेडिसिन खानी है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पेरेंट्रल्स के लिए हम इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे, टोटली कंट्राइंडिकेटेड होती है। हैज़ हाई एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन रेट, प्लास्टिक का नुकसान ये है कि इसके अंदर से चीज़ें पेनिट्रेट कर सकती हैं, इसके अंदर से रेडिएशन भी पास हो सकती हैं, इसके अंदर से ऑक्सीजन भी पास हो सकती है और वाटर भी इसके अंदर से किसी हद तक जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है। उसके बाद हमारा जैसे ये वाला कंटेनर है, इसका ये जो क्लोयर है ये भी किसका बना हुआ है, ये भी रबड़ का बना हुआ है। देन आता है हमारे पास मेटल कंटेनर। अगर हम मेटल कंटेनर की बात करें तो हमारे पास जो मेटल कंटेनर हैं वो कुछ ये वाले कंटेनर्स हैं, देखिए ठीक है। ये दो कंटेनर्स ऐसे हैं, जैसे कि एक ये जेल है, अ, ये बेसिकली आपके पास मेटल का बना हुआ है, ठीक है। ये एक हार्ड मटेरियल है और इसके अंदर से इस तरह का आप जेल जो है वो रिमूव कर सकते हैं। इसकी आपको यहाँ से नज़र भी आ रहा होगा कि मेटल का बना हुआ एक कंटेनर है और इसका क्लोयर जो है ये बेसिकली प्लास्टिक का बना हुआ है। तो इसका कंटेनर अलग है और इसका क्लोयर जो है वो अलग मटेरियल का बना हुआ है। सेम चीज़ इसमें है कि इसका मटेरियल, ये भी आपके पास पायोडीन जो है ये आपके पास मेटल का बना हुआ है और इसका जो क्लोयर है ये प्लास्टिक का बना हुआ आपके पास होता है। सो मेटल जो है वो कोलैप्सिबल मेटल ट्यूब इज़ एन अट्रैक्टिव कंटेनर। जो मेटल्स होती हैं ये तो खैर बहुत पुराना है, इसलिए आपको थोड़ा सा बुरा सा लग रहा होगा, बट जो मेटल्स की ट्यूब्स होती हैं वो बहुत अट्रैक्टिव कंटेनर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, जो कि अलाउ करती हैं कंट्रोल अमाउंट टू बी डिस्पेंस इजीली। अब मेटल के कंटेनर में से आपको जितनी अमाउंट चाहिए, आप जितना प्रेस करेंगे उतनी ही अमाउंट आपके पास जो है वो रिलीज़ होके आ जाएगी और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ फॉलोइंग मेटल्स आर यूज्ड एज द पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर कुछ मेटल्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें पहले आता है टिन, जो आप अपनी घरों में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के लिए जो बॉक्सेस यूज़ करते हैं, पेप्सी के जो आपके पास जिसमें पेप्सी आती है टिन पैक्स के अंदर, वो बेसिकली जिस धात के बने हुए होते हैं उसको टिन कहते हैं। टिन कंटेनर जो है वो फूड के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये कुछ आपने एमसीक्यूज़ याद रखने हैं कि फ़ूड अगर आपने स्टोर करनी है तो कौन सा मेटल या कौन सी धात बेहतर रहती है, तो वो आपके पास टिन जो है वो बेहतरीन रहता है। देन दे हैव अ गुड अपीयरेंस, इनकी खूबसूरती अच्छी होती है, मुख्तलिफ कलर्स में अवेलेबल होते हैं, ये कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट के अंदर। इसके अंदर आप लिक्विड भी स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर आप जो है वो सॉलिड भी स्टोर कर सकते हैं, पाउडर भी स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा एलुमिनियम के कंटेनर भी होते हैं। ये जो मैंने आपको कंटेनर दिखाया था ये बेसिकली एलुमिनियम का कंटेनर है। इनको हम मोस्टली यूज़ करते हैं ड्रग को स्टोर करने के। जब भी आपने मेडिसिन स्टोर करनी है, कोई भी केमिकल इंग्रेडिएंट स्टोर करना है, तो आप ड्रग एलुमिनियम के कंटेनर यूज़ करते हैं। इनकी शिपिंग आसान होती है, ये अनब्रेकेबल होते हैं, हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं, आप आसानी से इनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लेड के कंटेनर भी यूज़ करते हैं। ये हम यूज़ करते हैं नॉन फूड प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि आप इंक्स, जो आपकी इंक की डब्बी होती है, आपकी पेंट्स के डब्बे होते हैं, उनके वो भी आपके धात के बने हुए होते हैं। लेकिन कौन से धात के बने हुए होते हैं? लेड के बने हुए होते हैं। लेड के अंदर आपने कभी भी कोई भी खाने की चीज़ या कोई भी जो ड्रग है उसको स्टोर नहीं करना, क्योंकि लेड जो है ये एक ऐसी धात है जो कि अगर आप इंटरनली खाएंगे तो ये लेड पॉइजनिंग भी काज कर सकता है। ये सस्ता होता है, इसलिए इंक को, पेंट्स को
जो आपके डिस्टेम्बर्स होते हैं उसको स्टोर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी जिस चीज़ को आपने बॉडी के ऊपर, लिविंग चीज़ के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना, उन चीज़ों को आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। इनर सरफेस ऑफ लेड ट्यूब इज़ कोटेड एंड यूज टू स्टोर द फ्लोराइड टूथपेस्ट। इवन जो आपकी टूथपेस्ट होती हैं जैसे कि कोलगेट हो गई, स्पार्कल हो गई, इसकी जो अंदरूनी कवरिंग होती है वो अक्सर लेड की बनी हुई होती है, बट उसको भी हम कहते हैं कि जो मेडिकेटेड होती हैं उनमें ज़्यादातर लेड इस्तेमाल नहीं होती। मेडिकेटेड जो आपकी टूथपेस्ट होती हैं उनके अंदर एल्यूमिनियम इस्तेमाल होती है। जो आपकी लोकल टूथपेस्ट होती हैं उसके अंदर लेड जो है वो इस्तेमाल होता है, लिहाजा वो आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। एडवांटेज क्या होते हैं मेटल के? मेटल का जो कंटेनर है ये अट्रैक्टिव होता है, इसको आप रीक्लोज दोबारा से अच्छे से कर सकते हैं, एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन देती है, हल्का वजन होता है, टूटती नहीं है और इसको फिल करना आसान होता है। एक दफ़ा जब ये खाली हो जाए तो दोबारा से इसको हम रीफिल करके रीयूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? ट्यूब डू नॉट अलाउ सक बैक ऑफ द ड्रग कंटेंट। अगर आपने इस ट्यूब में से किसी किस्म का कोई भी मटेरियल बाहर निकाला है, फॉर एग्जांपल आपने बाहर निकाल लिया, अब मैं चाहती हूँ कि बाहर आ गया, मैं इसको वापस अंदर डालूँ, तो आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, ये जो आपका ड्रग है ये वापस से इतनी ज़्यादा आसानी से अंदर नहीं जाइए। तो मैंने बहुत कम निकाली, अगर मैं इस तरह निकाल लूँ तो ये अंदर जो है वापस नहीं जा सकती। तो इसके अंदर जो सक बैक प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इसके अलावा नॉट सूटेबल फॉर द लिक्विड डोजेज फॉर्म। इसको हम जेल्स के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, बट इसको हम लिक्विड डोजेज फॉर्म के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और ये हाईली क्रॉसिव होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो क्रोइन को हम क्या कहते हैं, क्रोइन को कहा जाता है जंग लगने की जो सलाहियत होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि धात के साथ जब भी पानी कॉन्टैक्ट में आता है तो धात में जंग लगने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। सो ये था जी आज का लेक्चर अबाउट पैकेजिंग, द कंप्लीट लेक्चर अबाउट पैकेजिंग। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।